हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आपका जो है बोर्ड एग्जाम नजदीक आने ही वाला है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पौधे में श्वसन तथा कुछ जंतुओं के जो श्वसन अंग है उसके बारे में मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अब बचा है मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। आज पहले मैं लिख देता हूँ आज पढ़ेंगे क्या। आज का लक्ष्य, आज का लक्ष्य, आज अभी हम पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे एक जो आपकी बुक है उसमें एक ऊपर जो देखिएगा ना, जैसे कोने में फोटो बनाया है ग्लूकोज के विखंडन का, ठीक है। वो देखेंगे ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज विखंडन के पथ, ग्लूकोज विखंडन के पथ, ठीक। तो दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव का जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र मतलब जितने भी श्वसन में भाग लेते हैं ना, जितने भी अंग, वो सभी मिलके श्वसन तंत्र बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मानव का श्वसन अंग क्या होता है। नाक मत बोलो, नाक गलती हो जाएगा। जैसे नाक, नाक बंद कर लिया, मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो ये दोनों में से है कौन? इन दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। मानव का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। पहले हम देखेंगे ग्लूकोज के विखंडन का पथ, फिर देखेंगे मानव में श्वसन तंत्र, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी हम, जैसे मैंने आपको लक्ष्य में पहले लिखा था कि हम जो है ग्लूकोज के विखंडन के पथ पढ़ेंगे। तो ये रहा वो ग्लूकोज के विखंडन का पथ। ये जो चार्ट है, ये चार्ट, आलू चार्ट नहीं, ये जो है आपके बुक में दिया है, ठीक है। जब जो पचे भोजन तोड़ के जो मैं बोलता हूँ ग्लूकोज प्राप्त होता है श्वसन के बाद, मैं नहीं बोलता हूँ, बुक में लिखा है। ये ग्लूकोज है, ठीक। ये जाता है जब कोशिका द्रव्य में, यहाँ है कोशिका द्रव्य, जब ये ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहुंचता है तो ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन का अणु है। जब ये कोशिका द्रव्य में पहुंचता है तो ये पायरुवेट प्लस ऊर्जा में टूट जाता है। जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन का अणु है, ठीक है, और ग्लूकोज 6 कार्बन का। अब ये जो 3 लाइन बनाया मैंने ब्लैक कलर से, ये पायरुवेट का विखंडन के भी 3 पथ हैं, ठीक है। पहला ये का जैसे, और दूसरा ये O2 के अभाव में, और तीसरा O2 मतलब ऑक्सीजन, और तीसरा O2 के उपस्थिति में, ये है तीसरा जिसको मैं लिखता हूं ग, ठीक है। जो ये पहला है O2 के अनुपस्थिति में, जहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। ये O2 के अनुपस्थिति में तब भी पायरुवेट इथेनॉल में विखंडित होता है। विखंडित कहने का मतलब इथेनॉल में वो टूटता है, बदलता है, ठीक है। इथेनॉल प्लस ऊर्जा, इसमें जो है ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होती है। यह प्रक्रिया ईस्ट में होती है, ठीक है। ये कब होती है? ईस्ट में। और इसी प्रक्रिया को जो ये हो रहा है यहाँ से, ये सब मतलब कि O2 की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन, इसी को किण्वन बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हमें प्राप्त हो रहा है? इथेनॉल प्लस ऊर्जा कम मात्रा में, तो इथेनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन, किण्वन, ठीक है। और ये ईस्ट में होती है। मैं इसको लिख भी देता हूं यहाँ पे, कहाँ है पायरुवेट का, ठीक, पायरुवेट का, या फिर ऐसे लिखो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। O2 मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट का, पायरुवेट का इथेनॉल में परिवर्तन या फिर इथेनॉल में विखंडन होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। पायरुवेट का इथेनॉल में परिवर्तित
परिवर्तित होने की क्रिया को होने की क्रिया को होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, होने की क्रिया क्या बोलते हैं? O2 के अनुपस्थिति में पाइरुवेट का इथेनॉल में परिवर्तित होने की क्रिया को किण्वन बोलते हैं। और ये जो क्रिया है वह कहाँ होती है? ईस्ट में होती है, किण्वन कहते हैं। यह ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। और क्या होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, अब देखो ये जो किण्वन है ना, जो आपका एग्जाम होता है उसमें ये ऐसा आता है स्टेटमेंट, किण्वन क्या है तथा यह कहाँ होता है। तो आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है, O2 के अनुपस्थिति में पाइरुवेट का इथेनॉल में परिवर्तित होना या फिर विखंडन होना ही किण्वन है। तो ये कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। ठीक, चलो ये रहा पहला, मतलब पाइरुवेट के जो विखंडन का पहला चरण है। दूसरे में क्या होता है? O2 के अभाव में ये होता है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। जब भी कभी हम अत्यधिक एक्सरसाइज, मतलब कि व्यायाम, एक्सरसाइज, या फिर जब अत्यधिक दौड़ के आते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां है उसमें ऐंठन, मतलब थोड़े वो टाइट टाइट जैसे हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें दर्द होने लगता है। ठीक, तब उसमें इसलिए दर्द होता है ना, क्योंकि वहां जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर रनिंग कर रहे होते हैं तब मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट का विखंडन होता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनता है, जो मांसपेशियों में क्या होने लगता है, जिससे दर्द होने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है? O2 के अभाव में मांसपेशियों में। ठीक है, अब O2 की उपस्थिति में पाइरुवेट का जो पूर्ण रूप से विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है O2 के उपस्थिति में, तब क्या होता है? CO2 बनता है, जल तथा ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में, मतलब इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में मुक्त होती है। कब? जब पाइरुवेट का विखंडन O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी जो है, अब हम पढ़ेंगे मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, बस मानव श्वसन तंत्र पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तभी हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र तथा मानव श्वसन तंत्र की क्रिया भी थी, जिसमें प्रश्वास और उपश्वास पढ़ना है, बस उसके बाद चैप्टर खत्म, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। अभी हम देखेंगे मानव के श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है? श्वसन तंत्र, ठीक है, तथा श्वसन अंग दोनों अलग चीज है। श्वसन अंग में सिर्फ फेफड़ा, और श्वसन तंत्र में मानव में जो श्वसन होता है, पूरे जितने अंग भाग लेते हैं उन सबको मिला के तब होता है श्वसन तंत्र। ठीक है, तो श्वसन तंत्र में क्या है? मानव के श्वसन तंत्र, श्वसन में भाग लेने वाले सभी अंगों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मानव के श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। मानव में जो श्वसन की क्रिया है उसमें भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं उनको सम्मिलित रूप से मैंने मिला के क्या बोलते हैं? उनको श्वसन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब मानव के श्वसन तंत्र में भाग कौन कौन सा अंग लेता है? ठीक है, कौन कौन से अंग आते हैं मानव श्वसन तंत्र में? तो मैं लिख देता हूं, जिसमें पहले आता है नासागुहा। ठीक है, फिर आता है ग्रसनी,
उसके बाद आता है श्वास नली, श्वास नली, फिर श्वसनी, उसके बाद आता है फेफड़ा। नासागुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, श्वसनी तथा फेफड़ा। ठीक है, मानव कौन कौन से आते हैं? नासागुहा, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी तथा फेफड़ा। अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले नासागुहा के बारे में, ग्रसनी के बारे में, ठीक है, श्वास नली के बारे में, श्वसनी के बारे में तथा फेफड़ा के बारे में। ठीक है, पहले नासागुहा। नासागुहा, नासागुहा क्या है? जो नाक के दोनों ये छेद है ना, जो नाक के दोनों छेद, ये पीछे गुहा में खुलते हैं, ये अंदर, उसको क्या बोलते हैं? नासागुहा बोलते हैं। इसके जो दीवार पे रोम यानी कि बाल होते हैं छोटे छोटे तथा श्लेष्मा ग्रंथि होती है। ये जो बाल है ना छोटे छोटे जो नाक के अंदर, वो क्या करते हैं, जब हम ऐसे सांस खींचते हैं तो जो हवा में मौजूद धूल कण है उनको क्या बाल जो है चिपका लेता है। जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं उसको चिपकाता है। और उसमें भी क्या होता है, जो इससे भी छोटे जो नहीं चिपक पाते हैं, ठीक है, उनको जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है, उसका जो स्राव होता है श्लेष्मा, वो क्या करता है, उनको चिपकाता है, जिससे वो फेफड़ा में ना जा पाए। मतलब ये जो नासागुहा है, ये क्या करती है, फेफड़ा को सॉरी हवा मौजूद धूल कण को छानती है और हवा को स्वच्छ तथा नरम बनाती है। ठीक है, ये किसका काम है? नासागुहा का। तो मैं इसका और इसका काम लिख देता हूं। नासागुहा, नासागुहा क्या है? नाक के दोनों छिद्र, नाक के दोनों छिद्र नाक के दोनों छिद्र पीछे एक गुहा में खुलते हैं, जिसे नासागुहा कहते हैं। पीछे एक गुहा में खुलते हैं, जिसे नासागुहा कहते हैं। ठीक है, जिसे नासागुहा कहते हैं। जिसका कहते हैं, जिसे नासागुहा कहते हैं। ठीक है, इसके जो नासागुहा है, इसके दीवार पे रोम यानी छोटे छोटे बाल, मैंने आपको बताया, रोम तथा श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। इसके दीवार पर रोम तथा श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इस नासागुहा का क्या कार्य है? तो हवा को स्वच्छ बनाना तथा हवा को नरम बनाना, हवा को छानना, यही सब तो इसका काम है। कार्य हवा को स्वच्छ एवं नरम बनाना। एक ही में दोनों लिख देता हूं, नरम बनाना। ठीक है, नासागुहा का क्या काम है? हवा को स्वच्छ एवं नरम बनाना। ठीक, दूसरा ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ये जो हमारा ये है ना मुख गुहा, इसको मुख गुहा बोलते हैं। ये पीछे ऐसे, ये पीछे एक गुहा में खुलता है, जिसे ग्रसनी बोलते हैं। और उसी ग्रसनी में जो नासागुहा है ना, ये भी ऐसे आता है इस नाक और अंदर से घूम के वही ग्रसनी में ही खुलता है। तो नासागुहा पीछे एक ग्रसनी में खुलता है। ठीक है,
नासा गुहा पीछे आकर ग्रसनी में खुलता है। पीछे आके कहाँ खुलता है? नासा गुहा भी पीछे आके ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी का क्या काम है? इसका काम है हवा को नरम बनाना। हवा को नरम बनाना, ठीक है। ग्रसनी का काम है हवा को नरम बनाना। अब आती है श्वास नली। श्वास नली, ठीक है। श्वास नली क्या, जो ग्रसनी है, ग्रसनी यहाँ पे ये कंठ द्वार में खुलती है, उसके द्वारा वो जाके श्वास नली यहाँ पे, इसको ट्रेकिया बोलते हैं, यहाँ पे श्वास नली अंदर, ये नहीं है, इसके अंदर। इसके बाद जब मैं आगे जब रफ करूंगा ना इसको, फिर फेफड़े का फोटो बनाऊंगा, तब आपको श्वास नली दिखेगा, ठीक है। तो वो है श्वास नली। ग्रसनी पीछे जाके श्वास नली में खुलती है। ग्रसनी पीछे श्वास नली में खुलती है, श्वास नली में खुलती है, ठीक है। श्वास नली में खुलती है। ये जो श्वास नली है, इसमें उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। अपूर्ण वलय मतलब जो वलय होता है, वलय मतलब होता है रिंग। रिंग कैसा होता है? गोल होता है, बीच में से खाली होता है, ठीक है। अपूर्ण वलय मतलब क्या होता है? वैसा ही रिंग, बट वो आधा, ठीक है। मान लीजिए इतना आधा, इतना बड़ा नहीं, बस मान लो इतना, ठीक है। ये जो है हमारे श्वास नली के अंदर लगा होता है, श्वास नली में अंदर, जो इसको पिचकने से बचाता है। नहीं तो क्या होगा, मान लो जब हवा नहीं रहेगी इसमें, सांस लिए पिचक गया, अब क्या, बाहर आ ही नहीं रहा हवा, उसके बाद क्या, खत्म, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसको पिचकने से बचाता है। जो श्वास नली होती है, इसकी जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, तथा इसका जो व्यास है वो 16 mm होता है लगभग, ठीक है। मैं लिख देता हूं, श्वास नली की लंबाई, श्वास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, तथा व्यास 16 mm, ठीक है। लगभग 16 mm होता है। श्वास नली में क्या पाए जाते हैं? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। श्वास नली में उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, अच्छा अपूर्ण वलय दिखे है ना, अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें? स्वास्थ्य के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपूर्ण वलय क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, हवा नहीं रहेंगे, श्वास नली पिचक जाएगी, बस श्वास ना आएगा ना जाएगा, ठीक है। श्वास नली का क्या काम है? वायु को ढोना, मतलब उसको दोनों फेफड़ों में से ले जाना। श्वास नली भी आगे जाके दो भाग में बढ़ जाएगी, जिसे श्वसनी बोलते हैं। फिर श्वसनी आगे जाके श्वसनिकाएं में बढ़ जाएंगी, और उसके बाद वो श्वसनिकाएं के ऊपर अंगूर के गुच्छे के समान रचना होती है, जिसे वायु कुपिका। अभी मैं फोटो बनाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता भी दूंगा वो सब। श्वास नली, इसका काम वायु को ढोना, मतलब फेफड़ों तक ले जाना। कार्य, ब्लू तो नहीं दिख रहा, ब्लैक से लिख देता हूं। कार्य, वायु को
ढोना। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब श्वास नली तक तो हो गया, श्वास नली। अब हम पढ़ना श्वसनी तथा फेफड़ा के बारे में। ठीक है, श्वसनी क्या है, फेफड़ा क्या है। अभी मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद लिखते हैं, पढ़ते हैं श्वसनी तथा फेफड़ा के बारे में। अभी हम देखेंगे श्वसनी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने श्वास नली के बारे में, ग्रसनी के बारे में, नासा गुहा के बारे में देख चुका है। ठीक है, श्वसनी, श्वसनी क्या होती है, जो श्वास नली थी ना वही आगे आके यहाँ पे आके दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, उन्हीं दोनों भाग के प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। श्वास नली, श्वास नली आगे आकर दो भागों में बट जाती है। प्रत्येक भाग को श्वसनी बोलते हैं। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, श्वसनी। प्रत्येक भाग को श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक भाग को श्वसनी कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, श्वसनी का काम। अब देखो, जो श्वास नली है ये आगे आके दो भागों में बढ़ गई है, तो इसके कार्य क्या होगा, जाहिर सी बात है वायु को दोनों फेफड़ों में पहुंचाना। ठीक है, श्वसनी कार्य क्या है, वायु को दोनों फेफड़ों में पहुंचाना। वायु को दोनों फेफड़ों में पहुंचाना। ठीक है, श्वसनी का क्या काम है, वायु को दोनों फेफड़ों में पहुंचाने का। अब सबसे आखिरी इसमें श्वसन तंत्र का भाग जो है, जिसको क्या बोलते हैं, फेफड़ा। फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा क्या है, ये जो फेफड़ा है ये हमारे वक्ष गुहा में होता है। ठीक है, फेफड़ा वक्ष गुहा में, और ये मनुष्य में एक जोड़ी कहने का मतलब कितने, दो। ठीक है, दो को पाया जाता है, एक इधर राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक है, मनुष्य में एक जोड़ी रचना है जो हल्की गुलाबी कलर की होती है तथा एक गुहा में बंद होती है, जिसे प्लूरल गुहा बोलते हैं। ये जो गुहा है ये दो झिल्ली वाली गुहा है। ठीक है, और इसके झिल्लियों के बीच में प्लूरल द्रव्य भरा होता है जो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इस सब में लिख देता हूं, अभी बहुत सारी बातें बतानी है, और मैं इसके बाद फेफड़े का फोटो बना दूंगा। फेफड़ा मानव में यह एक जोड़ी पाई जाती है। मानव में कितनी पाई जाती है, तो मानव में यह एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, इसका रंग या फिर यह गुलाबी, स्लेटी तथा स्पंजी रचना है। यह गुलाबी स्लेटी तथा स्पंजी रचना है। ठीक है, यह गुलाबी, स्लेटी तथा स्पंजी रचना है, यह एक जोड़ी पाई जाती है। फेफड़ा एक गुहा में पाई जाती है, दोहरी झिल्ली युक्त, जिसे प्लूरल गुहा बोलते हैं। फेफड़ा दोहरी झिल्ली युक्त प्लूरल गुहा में उपस्थित होता है। प्लूरल
फेफड़ा दोहरी झिल्ली युक्त प्लूरल गुहा में उपस्थित होता है, उपस्थित रहता है तथा इन दोनों जो दोहरी झिल्ली युक्त जो ये गुहा है, इसके दोनों झिल्लियों के बीच प्लूरल द्रव्य भरा होता है तथा इन झिल्लियों के बीच प्लूरल द्रव्य भरा होता है, प्लूरल द्रव भरा होता है, प्लूरल द्रव्य भरा होता है। ये क्या करता है? यह फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करता है, जो फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करता है, फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो प्लूरल द्रव्य भरा होता है प्लूरल गुहा में, वो फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये जो श्वसनी है वो फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, प्रत्येक शाखा को श्वसनिकाय कहते हैं और उन जो श्वसनिकाय होती है उसके अंतिम सिरे पे जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसके समान बहुत सारी रचना पाई जाती है। उसको वायु कोष्टक या फिर एल्वुलाई इंग्लिश में बोलते हैं उसको, या वायु कूपिका बोलते हैं। ठीक है, श्वसनी सुरक्षा प्रदान करती है। यहां से लिख तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर यहीं से लिख देता हूँ श्वसनी। यहाँ पे अगर यहां से भी लिख सकते हैं बट थोड़ा गैदरिंग हो जाएगा ना, इसलिए मैं यहां से लिख देता हूँ। श्वसनी फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद कई शाखाओं में बट जाती है। प्रत्येक शाखा को क्या बोलते हैं? श्वसनिकाय। प्रत्येक शाखा को श्वसनिकाय कहते हैं। प्रत्येक शाखा को श्वसनिकाय कहते हैं। श्वसनिकायों के अंतिम सिरे पे वायु कोष्टक, अभी बताया ना, वायु कोष्टक या फिर वायु कूपिका, जो कैसी होती है? अंगूर के गुच्छे के समान। श्वसनिकाय के प्रत्येक सिरे पे, श्वसनिकाय के अंतिम सिरे पर अंगूर के गुच्छे के समान अंगूर के गुच्छे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे वायु कोष्टक कहते हैं। संरचना अंगूर के गुच्छे के समान रचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? वायु कूपिका या फिर वायु कोष्टक। जिसे वायु कोष्टक या वायु कूपिका, जिसे वायु कोष्टक या वायु कूपिका कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे वायु कोष्टक या फिर वायु कूपिका कहते हैं। ठीक है, अब इन जितने भी बातें मैंने आपको लिखवाया, जितने भी अंक के बारे में लिखवाया है, अब इसका हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? एक फोटो बनाएंगे मानव के श्वसन तंत्र का, और उसमें मैं आपको इस सभी अंगों के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैंने श्वसन तंत्र को जो लिखने वाला था, जैसे जितने अंग के बारे में, वो लिख दिया। अब मैंने फोटो बना दिया। ठीक है, ये जो है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नासा गुहा।
नासा गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी, ठीक है। ये है श्वास नली, यहां से यहां तक श्वास नली, श्वास नली। मैंने बताया था ना श्वास नली में उपास्थि के बने अपूर्ण वाले होते हैं, यही है वो वाले ऐसे जो बनाया ना मैंने ब्लू ब्लू कलर से, वो है उपास्थि के बने अपूर्ण वाले, अपूर्ण वाले, ठीक है। श्वसनी आगे आगे दो भागों में बढ़ जाती है, प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? श्वसनिकाय। यह है श्वसनिकाय, श्वसनिकाय, ठीक है। और श्वसनिकाय भी आगे जाके कई सारी शाखाओं में छोटी छोटी ऐसी पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे सॉरी ये तो श्वसनी है ना, श्वसनी। और ये जो पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं श्वसनिकाय। तो उसके ये सिरों पे जो है ब्लू ऐसे गाजर मजूर कर दिया मैंने, ऐसे अंगूर के गुच्छे के समान होती है, इसे क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक या फिर वायु कूपिका। ये हो गई श्वसनिकाय, श्वसनिकाय। ये क्या है? वायु कूपिका, वायु कूपिका, ये इसे वायु कोष्ठक भी बोलते हैं, वायु कूपिका। ये जो ब्लैक कलर की ऐसे पट्टी दिख रही है आपको यहां से ऐसे तक, ये है डायफ्राम। इसके बाद जब श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे उच्छ्वास तथा प्रश्वास, प्रश्वास, उसमें ये आएगा डायफ्राम के बारे में, वहां बताऊंगा मैं आपको डायफ्राम, ठीक है। ये है मानव के श्वसन तंत्र का फोटो। अब एक और टॉपिक है आप में श्वसन की क्रिया, ठीक है। श्वसन में दो क्रिया में जो है श्वसन पूरा होता है। यहीं पे लिख दूं इधर, यहीं पे लिख दूं, चलो। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, ठीक है। श्वसन की क्रिया में कितने चरण में होती है? श्वसन क्रिया 2 चरण में होती है। श्वसन की क्रिया 2 चरण में, 2 चरण में, ठीक है। एक होता है प्रश्वास, दूसरा होता है उच्छ्वास। एक प्रश्वास तथा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है उच्छ्वास। प्रश्वास में क्या होता है? जब वायु को अंदर लेते हैं, तथा उच्छ्वास में हम वायु को छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जो प्रश्वास है, जब भी सांस लेते हैं ऐसे, ये क्या है? प्रश्वास, ठीक है। और जब सांस छोड़ा, इसे बोलते हैं उच्छ्वास। जब भी हम सांस खींचते हैं ऐसे, तो जो डायफ्राम है ये ऐसे नीचे खसक जाता है, ठीक है। डायफ्राम नीचे आता है, जिससे वक्ष गुहा जहां फेफड़ा स्थित होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का भी आयतन बढ़ता है। आप खुद देखो, जैसे लाइक ऐसे जो छाती है, चेस्ट, तो फूल गया है, बड़ा हो गया, थोड़ा खींचे तो क्या होता है? डायफ्राम नीचे चला गया, ठीक है, जिससे फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है तथा इस पे जो दाब पड़ता है वो घट जाता है। इसी घटी दाब को पूरा करने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे नाक द्वारा फेफड़े में आती है, ठीक है। और जब ये डायफ्राम ऊपर चढ़ता है, जब डायफ्राम क्या होता है? ऊपर चढ़ता है, जैसे जब हम खींचते डायफ्राम नीचे आ जाता है, इससे ये फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और दाब घट जाता है। और जब सांस छोड़ते हैं तब ये डायफ्राम फिर ऊपर आ जाता है, यानी ये फिर फेफड़े का दाबे रहता है, फिर फेफड़ा दाबता है और CO2 जो हवा है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। प्रश्वास के बारे में मैं आपको लिख देता हूं। प्रश्वास, प्रश्वास, इसमें क्या होता है? डायफ्राम के नीचे घसकने से, डायफ्राम
के नीचे खिसकने से डायफ्राम के नीचे खिसकने से फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है तथा दाब कम हो जाता है। फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है तथा दाब कम हो जाता है। आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, ठीक है, तथा दाब कम हो जाता है। इसी घटे दाब को पूरा करने के लिए वायुमंडल से O2 युक्त हवा हमारे नाक द्वारा फेफड़े में आती है, जिसके कारण वायुमंडल से O2 मतलब ऑक्सीजन युक्त हवा नाक द्वारा फेफड़े में आती है। फेफड़े में आती है, ठीक है। अब दूसरा जो है उच्छ्वास। उच्छ्वास में क्या होता है, फेफड़े के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है या फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो वो खुद से उसके जो अंदर CO2 युक्त हवा है उसको बाहर निकाल सके। उसके लिए डायफ्राम 70% काम करता है। डायफ्राम O2 के बाहर निकालने में, सॉरी CO2 युक्त हवा को बाहर निकालने में फेफड़े से। तो जब ये ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, फेफड़ा पिचकता है, आयतन घटता है, आयतन घटता है तथा दाब बढ़ता है, ठीक है। ये डायफ्राम के चलते ही एक बार जब कभी कभी किसी व्यक्ति का जब बाइक एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी चीज से, तो कभी क्या होता है ना कि ये जो डायफ्राम अगर साइड से एक्सीडेंट हुआ तो डायफ्राम पे जब चोट लग जाता है, जब डायफ्राम काम करना बंद कर देगा तब आप देखना उस व्यक्ति का कहीं से खून बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की डेड हो जाएगी, वो व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए मर जाएगा क्योंकि फेफड़े के पास तो उतनी शक्ति है नहीं कि वो CO2 युक्त हवा को क्या करे, बाहर कर सके। वो CO2 युक्त हवा फेफड़े में ही रह जाएगी, लेकिन CO2 युक्त हवा को हर बार क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। लेकिन वो डायफ्राम तो काम ही नहीं कर रहा है, तो फेफड़े से CO2 युक्त हवा बाहर ही नहीं आएगी और वो व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है। उच्छ्वास, इसमें क्या होता है, डायफ्राम के ऊपर आने से फेफड़े का आयतन घट जाता है, मतलब फेफड़ा फिर नॉर्मली हो जाता है। ऐसे घिसे तो बड़ा होता है ना, फिर जब छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर चढ़ता है और फेफड़ा अपने नॉर्मल आकार में आता है, ठीक है। फेफड़ा का आयतन घट जाता है तथा दाब बढ़ जाता है, जिससे CO2 युक्त हवा जो हमारे फेफड़े में श्वसन क्रिया के बाद जो CO2 युक्त हवा बनती है वह फेफड़े से बाहर आ जाती है, जिससे CO2 युक्त हवा फेफड़े से बाहर आ जाती है, ठीक है। जिसके कारण फेफड़े से जो है CO2 युक्त हवा बाहर आ जाती है। प्रश्वास तथा उच्छ्वास इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्वच्छवास, यानी कि सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं, स्वच्छवास। यहां मैं लिख देता हूं स्वाक्षवास मतलब क्या होता है, सांस लेना तथा छोड़ना, यानी कि प्रश्वास तथा उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से स्वच्छवास बोलते हैं। सांस लेना
तथा छोड़ने की क्रिया को, सांस लेना तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने की क्रिया तथा सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है, ये रहा श्वसन की क्रिया विधि। अब ये जो एल्वुलाई है, श्वसन के बारे में तो बहुत बता दिया आपको, कब से श्वसन। अब बता दूं एल्वुलाई के बारे में। ये इस एल्वुलाई में क्या होता है ना, रक्त केशिकाएं और रक्त की छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिसमें रक्त होता है। जब हम सांस लेते हैं, जब प्रश्वास होता है, तब क्या होता है, O2 युक्त हवा यहां जाती है। इसमें पहले ही से क्या होता है, HB बोले तो हीमोग्लोबिन, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो यहाँ उपस्थित होता है। ठीक है, इस एल्वुलाई में जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है उसमें। जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है ना फेफड़े में, तो वो जाता है वायु कुपिका में। यहां से जो रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, बनाता है क्या, प्लस O2, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, इस वायु कुपिका में रक्त केशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, जब भी हम सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन आती है उसको लेती है और सभी को बांट देती है। जैसे जितने भी कोशिका उसको तू भी ले, तू सबको थोड़ा थोड़ा दे देती है। ठीक है, किसको, ऑक्सीजन को। तथा जो उनसे कोशिका श्वसन के बाद जो CO2 बनता है उसको बोलती है लाभ। तो सब जितने सभी कोशिका से CO2 लेती है और फिर उसको लाके वायु कुपिका में छोड़ देती है। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आया एकदम फटाक से जाएंगी, सबको दे देंगी कि लिए जल्दी ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, और उनका जो भी CO2 बना होता है उसको एकदम फटाक से जल्दी लाओ, CO2 लाओ, और उसको फिर जाके इसी वायु कुपिका में छोड़ देंगी। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जब ये CO2 को लाता है तो वहां पे यह कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, बस श्वसन तंत्र में तो यही रहा। हो गया आपका श्वसन तंत्र खत्म। ये चैप्टर 2 है बिहार बोर्ड का बायोलॉजी। ठीक है, बस हो गया खत्म। दूसरा चैप्टर श्वसन तंत्र, श्वसन। अब कल या फिर परसों इसका 1 शॉट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये थोड़ा आपको जितने उसके बारे में 1 शॉट में क्या होता है, ऊपर से थोड़ा ऊपर से सब भी पॉइंट टच करते हैं, बस लिखते नहीं है। बस जैसे प्रश्वास बता दूंगा, उसमें क्या होता है, श्वसन, फेफड़ा डायफ्राम नीचे आता है, फेफड़े का आयतन बढ़ता है, दाब घटता है, और O2 से वायुमंडल से O2 युक्त हवा हमारे फेफड़े में आ जाती है। ठीक है, तो बस हो गया श्वसन तंत्र खत्म। अब इसका आएगा 1 शॉट कुछ दिनों में, तो मिलते हैं तब तक आपको इसके 1 शॉट में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।